एपिसोड 98 डॉक्टर शर्मा। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग रोमांटिक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल पर सुन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप एक्स्ट्रा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो कमेंट करो। और हाँ, कमेंट 100 से ज्यादा होगा तो 6 से 7 बजे तक मिल जाएगा, 2 एपिसोड अपलोड करूंगी। हाँ, और मेरी दूसरी चैनल लिंक डिस्कशन पर है। अब तक आपने सुना कि अनाहिता के इलाज करने से जब सब लोगों को लग रहा था कि आदर्श जी मर जाएंगे, ठीक उसी वक्त आदर्श जी को होश आ जाता है और सब लोग अनाहिता की तारीफ करने लगते हैं, जिससे शनाया को बहुत जलन होती है। अब आगे शनाया को अपने जलन के मारे इस बात की भी खुशी नहीं हो रही थी कि उसके डैड ठीक हो चुके हैं। उसने घूर कर अनाहिता को देखा और उसके बाद बोली, डैड, क्या आपको पता है कि यह गाँव से है? मुझे नहीं पता कि इसने यह पागलों वाली ट्रीटमेंट कहाँ से सीखी है, लेकिन इसकी इस ट्रीटमेंट से आपको होश आ गए, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप उन्हें खुद को एग्जामिन करने दीजिए। वह यह बात मानने से बिल्कुल इनकार कर रही थी कि उसके फादर को अनाहिता ने बचाया है। उसे अभी भी यह लगता था कि यह सिर्फ इत्तेफाक है। उसकी बातें सुनकर भी अनाहिता के चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। साफ था कि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसे भी यही डर था कि आदर्श जी का ठीक होना सबको एक इत्तेफाक ही लग सकता है, लेकिन उसकी खुशकिस्मती जो शनाया का सजेशन टाइम पर आ गया और डॉक्टर के चेक करने के बाद सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अपना सजेशन देने के बाद जैसे ही शनाया ने अनाहिता के चेहरे पर वो डेविल स्माइल देखी, उसे अपने ही कई बातों पर गुस्सा आने लगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके डैड के प्राइवेट डॉक्टर अरविंद शर्मा और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां आ चुके थे। वह लोग रूम में फैले हुए खून को देखकर हैरान हो गए और अरविंद ने जल्दी से पूछा, यहाँ पर इतना सारा खून क्यों है? क्या मिस्टर अरोड़ा शोक की वजह से बेहोश नहीं हो गए थे? तो वह होश में कैसे हैं? तभी एक गेस्ट ने खुश होकर कहा, वह जीनियस डॉक्टर अनाहिता ने उन्हें बचा लिया। हाँ, वह काफी जीनियस है, उसने मिस्टर अरोड़ा की जान बचा ली। वह बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने कभी ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में सुना ही नहीं। यह काफी एक्साइटेड था। उन सभी की बातें सुनकर अरविंद का चेहरा डार्क हो गया और उन्होंने कहा, बकवास है, यह सब सिर्फ बेवकूफ और पागल लोग इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं। उनकी बात सुनते ही शनाया के एक्सप्रेशन बदल गए और वह मुस्कुराकर उनके पास गई और उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा, अनाहिता गाँव में पली बड़ी है, उसने डैड को नहीं बचाया, मेरे डैड को होश आ गया, वह सिर्फ एक इत्तेफाक ही है। अरविंद ने हाँ में सर हिलाई और कहा, हाँ बिल्कुल, यह एक इत्तेफाक है। इस तरह से खून बहाना काफी डेंजरस हो सकता है। मुंबई शहर के इतने पढ़े लिखे और जानेमन इंसान होकर भी आप लोग ऐसी बकवास पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप लोग पागल हो गए हैं। अपनी तरह किसी को अनाहिता की बुराई करता देख शनाया बहुत खुश हो गई और उसने आदर्श जी की तरफ मुड़कर कहा, डैड, क्या आपने सुना जो डॉक्टर शर्मा ने कहा? अनाहिता ने आपकी जान नहीं बचाई है। उसे किसी भी कीमत पर यह नहीं मानना था कि नहीं था, उसके फादर की जान बचाई है। लेकिन आदर्श जी को अभी भी डॉक्टर शर्मा की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें अपनी खुद की इंट्यूशंस और भरोसा था। भले ही होश में आने के बाद उन्हें थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, मगर पहले जो तकलीफ हर वक्त उन्हें होती रहती थी वह अब उन्हें नहीं हो रही थी। उन्होंने ना में सर हिलाया और कॉन्फिडेंस होकर कहा, डॉ शर्मा, आपको कुछ गलत समझ में आया है। यह मेरी भतीजी ही थी जिसने मेरी जान बचाई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉ शर्मा एक कदम आगे आई और उन्होंने कहा, मिस्टर अरोड़ा, बेहोश होने की वजह से और शॉक की वजह से आपको अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही है और इसलिए यह पागलपन आपको ट्रीटमेंट लग रहा है। मुझे आपको देखने दीजिए, मॉडर्न मेडिसिन और उसकी इक्विपमेंट्स झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनकर आदर्श जी अनाहिता की तरफ अप्रूवल के लिए देखने लगे। अनाहिता ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और कहा, ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिसिन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के इक्विपमेंट्स अच्छे से बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। डॉ शर्मा अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज मास्टर अरोड़ा का अच्छे से एग्जामिनेशन कीजिए। अब तक डॉक्टर शर्मा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। सब जब उसे एक जीनियस मिरेकल डॉक्टर कहा तो डॉक्टर शर्मा को यही लग रहा था कि वह कोई बूढ़ी मिडिल एज औरत होगी जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए सब कर रही। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सामने एक शनाया की ही उम्र की जवान और खूबसूरत लड़की को देखा और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए। कई प्राइवेट और बड़ी बड़ी फैमिली उन्हें अपने ट्रीटमेंट के लिए हायर करती थी। वह काफी एजुकेटेड और एक्सपीरियंस थे। अनाहिता को देखकर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ तो तुम हो वह मिरेकल डॉक्टर, सिर्फ एक 20 से 21 साल की लड़की। मुझे लगा कि वह कोई मिडिल एज पागल औरत हो गई। उनकी बात सुनकर अनाहिता के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता है डॉक्टर शर्मा कि आप पर्सनल कमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर मैं यंग हूँ तो इसमें क्या है? क्या मेरे पास मेडिकल नॉलेज नहीं हो सकती? लेकिन डॉक्टर शर्मा अपने बातों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, यह सच है। तुम इतने यंग हो तो मैं किस बात का ही एक्सपीरियंस होगा? मुझे तो तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुमने ग्रेजुएशन भी पूरी की होगी और उसके ऊपर से तुम एक लड़की हो। फीमेल डॉक्टर अक्सर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करती है,
इस तरह की बीमारी फीमेल डॉक्टर नहीं ठीक कर सकती। डॉ अरविंद शर्मा हमेशा लड़की डॉक्टर को नीची नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि वह एक अच्छे डॉक्टर हो ही नहीं सकती है। उनकी यह बात अनाहिता को काफी गुस्सा दिला चुकी थी। उसने घुरा और कहा, जब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स को अपना काम करने देते हैं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर शर्मा ने मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली ना। इतना कहकर उन्होंने अपने स्टाफ को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो वह एम्बुलेंस में लेकर आए थे उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। जल्दी ही सारे ट्रीटमेंट रूम में आ गए और अच्छे से जांच करने के बाद रिजल्ट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। शनाया ने डॉक्टर शर्मा के हाथ में रिपोर्ट्स को देखा और बेचैन होकर पूछा, डॉ शर्मा बात क्या है? अनाहिता वह नहीं है जिसने डैड का इलाज किया है ना? आदर्श जी और बाकी सारे मेहमान भी अपने कान खड़े करके डॉ शर्मा की बात सुनने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी यह जानना था कि अनाहिता क्या सचमुच इतनी कमाल के डॉक्टर है। वही अनाहिता चुपचाप बिना किसी परेशानी के खड़ी थी, जैसे इन सब का उसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस वक्त डॉक्टर शर्मा शौक के मारे रिपोर्ट को देखे जा रहे थे। उन्होंने शनाया का सवाल ही नहीं सुना। लेकिन बेचैनी में शनाया ने डॉक्टर शर्मा के हाथ से रिपोर्ट छीन ली और उसे देखने लगी, लेकिन उसे रिपोर्ट पर क्या लिखा हुआ समझ नहीं आया। इसलिए उसने शर्मा को हिलाते हुए कहा, डॉक्टर बोलिए इसका मतलब क्या है? डॉ शर्मा ने जल्दी से ना में सर हिलाया और कहा, इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है। शनाया ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, क्या इम्पॉसिबल है डॉ शर्मा? उन्होंने शनाया से नजर हटाई और अनाहिता को देखने लगी। अगले ही सेकंड वह जल्दी से अनाहिता सामने पहुंचे और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। यह देखकर सभी लोग शॉक हो गए और सबका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन अनाहिता ने शांति से पूछा, डॉ शर्मा आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर शर्मा को अपने ही बात बताने में शर्मा रही थी। आखिर में उन्होंने अपने ही आप को एक थप्पड़ मारा। अपने आप को तेज थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने अपना सर झुकाकर कहा, मैं बहुत एरोगेंट हो गया था। क्या आप मुझे अपना असिस्टेंट बनने देंगी? डॉक्टर शर्मा का असिस्टेंट जो उनके बगल में ही खड़ा था, उसने भी उनकी सारी बातें सुनी और मुंह बनाकर मन ही मन सोचा कि एरोगेंट हो गया था का क्या मतलब है? वह हमेशा से ही ऐसे हैं। उसके असिस्टेंट के अलावा डॉ शर्मा की शुरू की बात किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन सबका ध्यान इस बात पर था कि डॉक्टर शर्मा ने अनाहिता से रिक्वेस्ट की है कि वह अपना असिस्टेंट बनाने। शनाया ने आगे आकर गुस्से में डॉक्टर शर्मा का हाथ हिलाया और कहा, डॉ शर्मा इसका मतलब क्या है? अपनी बातों को एक्सप्लेन कीजिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक डॉक्टर शर्मा के बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, और क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनाहिता ने सचमुच उसके डैड को ठीक किया है? नहीं, यह इम्पॉसिबल है। वह अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं थी। आप अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए, शनाया ने एक बार फिर कहा। तो डॉक्टर शर्मा ने अपने हाथ में रिपोर्ट ली और कुछ चीजों पर पॉइंट करते हुए कहा, यह डाटा बता रहा है कि मिस्टर अरोड़ा स्ट्रोक हुआ था और स्ट्रोक का कोई भी पेशेंट अपने आप ठीक नहीं हो सकता। शनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसका मतलब अनाहिता ने सच में उसके डैड को ठीक किया है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद आदर्श जी भी बेड से उतरे और वह भी अनीता के सामने झुकते हुए कहने लगे, अनाहिता तुमने मेरी जान बचाई है। तुमने मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह जैसे ही झुकने वाले थे तभी अनाहिता ने आदर्श जी की हाथ पकड़ा और कहा, मिस्टर अरोड़ा आपको ऐसा करने की कोई जरूरत है, मैं बस अपना काम कर रही थी। अनाहिता नहीं चाहती थी कि बड़े होते हुए भी आदर्श जी उसके सामने झुके, लेकिन डॉक्टर शर्मा को उसने इसलिए झुकने दिया क्योंकि वह चाहते थे कि लड़कियों को लेकर डॉक्टर शर्मा की सोच बदले। यह सब देखकर शनाया के एक्सप्रेशन और बिगड़ गए और उसने आदर्श जी को दूर हटाते हुए कहा, डैड आप क्या कर रहे हैं? यह सिर्फ थोड़ी बहुत मेडिकल नॉलेज जानती है, इसलिए आपको बचा पाई, यह सिर्फ इत्तेफाक है। ठीक उसी वक्त डॉ शर्मा जिन्होंने अपने हाथ में रिपोर्ट पकड़ी हुई थी, उन्होंने कहा, नहीं। सब उनकी तरफ ध्यान से देखने लगे, क्या अभी भी कुछ बाकी है? शनाया ने भी जल्दी रिएक्ट किया और उसने जल्दी से पूछा, डॉक्टर शर्मा क्या आपने गलत समझ लिया है? क्या डैड को स्ट्रोक नहीं हुआ था? क्या वह सिर्फ गुस्से में बेहोश हो गए थे? डॉ शर्मा नामे सर हिलाए और सबकी तरफ रिपोर्ट करते हुए एक जगह पॉइंट करते हैं। उन्होंने कहा, यह इंडिकेटर लाल होना चाहिए। मिस्टर अरोड़ा बहुत लंबे टाइम से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लड़ रहे थे और मैं उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट आज तक कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया है, लेकिन यह इंडिकेटर इस वक्त ग्रीन दिखा रहा है। उनके कहने का यह मतलब था कि अनाहिता ने आदर्श जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को ठीक कर दिया था, जो आज तक कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था। शनाया के एक्सप्रेशन बहुत बुरी तरह बिगड़ गए और सब लोग बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अनाहिता को देखने लगे। अनाहिता ने न सिर्फ आदर्श जी की जान बचाई थी, बल्कि उनकी लंबे समय से जो बीमारी चल रही थी उसे भी ठीक कर दिया था। आदेश जी को टाइम पर हॉस्पिटल ले भी जाया जाता तो शायद उनकी जान रास्ते में ही चले जाती और उन्हें स्ट्रोक से भी नहीं बचाया जा सकता।
लेकिन अनाहिता ने उस बीमारी को ठीक कर दिया जिसे आज तक कोई ठीक नहीं कर पाया था। इसका मतलब साफ था कि अनाहिता सचमुच एक मिरेकल डॉक्टर थी, ना कि कोई छोटी मोटी मेडिकल एक्सपर्ट। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 99। मायरा ने लिया शनाया का नाम। अब तक अपने सुना कि अनाहिता आदर्श जी का इलाज करके उन्हें ठीक कर देती है, और डॉक्टर शर्मा जो आदर्श जी के पुराने डॉक्टर थे वह भी अनाहिता के टैलेंट को मानकर उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब आगे सारे मेहमान काफी जलन फील कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मिस्टर अरोड़ आप कितने लकी हैं जो इतनी अच्छी और जीनियस डॉक्टर आपकी रिलेटिव है, आपकी खुद की भतीजी। डॉक्टर अनाहिता, अगर हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो किसी दिन तो प्लीज हमें मदद कीजिएगा। डॉक्टर अनाहिता, अगर आपको भी किसी चीज में मदद की जरूरत है तो जरूर हमें बताइएगा, आपकी मदद करके हमें बहुत खुशी होगी। सारे के सारे मेहमान अनाहिता के लिए उनके मन में जो इज्जत थी वह छुपा नहीं पा रहे थे। इतने अच्छे और जीनियस डॉक्टर के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था बल्कि दोस्ती करना चाहता था, शायद किसी दिन उन्हें उनकी जरूरत पड़ जाए। सब लोग अनाहिता की चापलूसी करने में लगे हुए थे, लेकिन अनाहिता ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू एवरीवन, मैं एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन का हॉस्पिटल खोलने की प्लानिंग कर रही हूँ। जब वह हॉस्पिटल खुल जाएगा तो आप सभी का वेलकम है वहाँ पर। अब कोर्स में यह चाहती हूँ कि मैं कभी आप लोगों को मैं वहाँ देखूँ और आप लोग हमेशा हेल्दी रहे। अनाहिता के शब्दों ने सबका मन जीत लिया। सब उसे जीनियस डॉक्टर कह रहे थे, लेकिन वह अभी भी काफी यंग थी, लेकिन उसकी पोलाइटनेस से सभी खुश हो गए। अनाहिता सचमुच काफी कल्चरल और एजुकेटेड है। अगर आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो उस हॉस्पिटल के लिए, सब प्लीज हमें बताइएगा। यस, भले ही तुम गांव में पली बड़ी हो, लेकिन तुम अपनी मॉम सीता राठौर की तरह ही कैपेबल हो, बल्कि उनसे ज्यादा हो। वह बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हारी मॉम का भी मुंबई शहर में काफी इन्फ्लुएंस था। उन सभी की बातें सुनकर अनाहिता से हल्का सा मुस्कुराई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बाउंड्रीज बहुत अच्छे से पता थी। वहीं दूसरी तरफ शनाया बहुत ही गुस्सा और जलन के मारे अनाहिता को देख रही थी, लेकिन वह अपना गुस्सा सबके सामने जाहिर नहीं कर सकती थी, वरना बदले में सब लोग उसे ही बुरा समझते और बुरा भला कहते। थोड़ी देर आराम करने के बाद आदर्श भी काफी अच्छा महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी शर्ट ठीक करते हुए अनाउंस किया, आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आप सभी का पार्टी का मूड खराब हो गया। मैं अपने हाउसकीपर से कहकर कुछ गिफ्ट सबके लिए प्रिपेयर करवा देता हूँ, प्लीज आप लोग पार्टी में वापस चलिए। अंदर से आदर्श जी को बर्थडे पार्टी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके इतने सालों से आ रही बीमारी जिसने इतना परेशान कर दिया था वह ठीक हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी खुशी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहते थे। वह अब इस पार्टी को और ग्रैंड बना देना चाहते थे। डैड, शनाया अनाहिता को और नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात आदर्श जी से कहा, अभी अभी आपको होश आया है, आपको आराम की जरूरत है, आज के लिए पार्टी यहीं खत्म करते हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बर्थडे पार्टी में आए हुए गेस्ट अनाहिता की तारीफ करें, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि पहली बार आदेश जी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उन लोगों को थैंक यू भी नहीं कहा है जिन्होंने आज मेरी मदद की। अब यह सिर्फ तुम्हारे बर्थडे पार्टी नहीं रह गई है, यह अब मेरे लिए, मेरी जान बचाने वाले लोगों के लिए थैंक यू पार्टी भी है। इतना कहने के बाद उन्होंने शनाया को पूरी तरह से इग्नोर किया और बाकी गेस्ट को वापस से हॉल में ले आए और फिर अपने कपड़े बदलने के लिए जाने लगे। ठीक उसी टाइम अनाहिता ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, मिस्टर अरोड़ा। लेकिन आदर्श जी ने मुस्कुराकर उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, तुम अभी भी मुझे मिस्टर अरोड़ा क्यों कह रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। भले ही अरोड़ा परिवार मुंबई शहर के 4 बड़े परिवारों के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी वह लोग काफी अमीर थे और उनका इन्फ्लुएंस मुंबई शहर में था, और उसके अलावा आदर्श जी की कंपनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचती थी, इसलिए फ्यूचर में अनाहिता को उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है अंकल, उसने कहा और फिर सीधे पॉइंट पर आते हुए बोली, आपकी बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल था और ऐसी हालत में स्ट्रोक होना बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ लेट आई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से आप अचानक बेहोश हो गए। अपने इतने सालों पुरानी बीमारी को ठीक होने की खुशी में आदर्श इतना एक्साइटेड हो गए थे कि वह यह कारण भूल ही गए थे कि वह क्यों बेहोश हुए थे। अब अनाहिता के याद दिलाने से उन्हें याद आ गया कि एक लड़की पूरी तरह से ब्लैक आउटफिट में आई थी, जिससे उनके एक्सप्रेशन बिगड़ गए। लेकिन शनाया ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, डैड वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, देखिए आपकी शर्ट कितनी गंदी हो गई है, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और कपड़े बदल दीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ। अगर यह पास्ट होता तो आदर्श जी सभी चीजें शनाया के ऊपर छोड़कर चले जाते, लेकिन अब उनका भरोसा शनाया के ऊपर से उठ गया। उन्होंने कहा, यह एक इम्पोर्टेंट मैटर है, उस लड़की की वजह से मैं मरने वाला था,
इसलिए मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है। बॉडीगार्ड, वह लड़की जो काले कपड़े पहनकर आई है, उसे यहाँ वापस लेकर आओ। उनकी बात सुनते ही शनाया का चेहरा सफेद बढ़ गया और वह गुस्से में अनाहिता को घूरने लगी। उसकी नजरों को महसूस करके अनाहिता ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मेरी प्यारी बहन जिसने काले कपड़े पहने हैं वह मैं नहीं हूँ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? उसकी बात सुनकर ही आदेश जी ने मुड़कर अपनी बेटी की तरफ देखा तो शनाया ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और मुस्कुराकर बोली, अनाहिता तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने आज ब्लैक कलर के कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हुए हैं, इसलिए मैं जब नॉर्मल भी किसी को देखती हूँ तो उसे लगता है कि मैं उसे घूर रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। अनाहिता ने सर हिलाया और कहा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई। अंदर ही अंदर शनाया गुस्से में पागल हो रही थी, लेकिन ऊपर उसे मुस्कुराने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी वक्त बांधी हुई मायरा को बॉडीगार्ड्स वहां लेकर आए। उसके मुंह में कपड़ा टूसा हुआ था और शनाया को देखते ही उसने चिल्लाने की कोशिश और छूटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उस कपड़े की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। मायरा को इस तरह देखकर शनाया अंदर ही अंदर डर गई। उसने ही आज की पार्टी के लिए यह गाउन अनाहिता के लिए बनवाया था ताकि वह सारा का सारा दोष अनाहिता के ऊपर डाल दे और चुपचाप खड़ी होकर देखे, लेकिन बदकिस्मती से मायरा यह ड्रेस पहन कर आ गई। उसे पक्का पता था कि यह अनाहिता का ही प्लान है, जरूर उसे उसके प्लान के बारे में पहले से पता चल गया होगा और उसने मायरा को यह ड्रेस पहनकर आने के लिए दे दिया होगा। शनाया ने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली और अपने हाथ की मुट्ठी आप बांधते हुए अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह करके उसका प्लान सबके सामने ना आ जाए। मायरा को अपने सामने देखते ही अनाहिता ने हैरान होने का नाटक किया और कहा, मायरा यह तुम हो? तुम इस ड्रेस को पहनकर कैसे आ सकती हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि आदर्श अंकल को ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है? मायरा बहुत गुस्से में थी, उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस होने की वजह से वह सिर्फ छटपटा सकती थी। मायरा की ड्रेस देखते ही आदर्श जी को एक बार फिर से हल्के चक्कर आने और उन्हें इस तरह देखकर एक बटलर ने जल्दी से आग आकर बड़ा सा टॉवल लेकर मायरा को कवर कर दिया ताकि आदर्श जी शांत हो जाए। लेकिन आदर्श जी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, मायरा तुम क्या यहाँ सिर्फ मुझे मारने के इरादे से आए हो? मायरे जल्दी जल्दी ना मैं अपना सर हिला रही थी। वह कहना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया और उसे पता भी नहीं था कि आदर्श जी वापस आ गए। उसे इस तरह देखकर आदर्श जी ने ऑर्डर दिया, उसके मुंह से कपड़ा निकालो और उसे अपनी बात एक्सप्लेन करने का मौका दो। जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की? यस सर कहकर बॉडीगार्ड ने जल्दी से मायरा के मुंह से कपड़ा निकालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह ऐसा कर पाता उससे पहले ही बेचैन होकर शनाया ने उसे रोकते हुए कहा, डैड सच्चाई बाहर आ गई है, आपको ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसे घर भेज देना चाहिए ताकि इसके डैड इसे सबक सिखा पाए। वह अपने को बचाने के लिए मायरा को सजा मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मायरा भी बोलने की कोशिश कर रही थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह सब अनाहिता का प्लान था, लेकिन अब जब शनाया उसे कुछ कहने से रोकना चाहती है तो यह बात साफ है कि इस सारे प्लान के पीछे शनाया का ही दिमाग है। शनाया ही है वह जिसने उसके साथ यह सब किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शनाया क्यों उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसने शनाया को कब परेशान किया? वहीं दूसरी तरफ अनाहिता इंतजार कर रही थी कि कब वह दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उसने एक फिक्र वाला चेहरा बनाया और कहा, शनाया तुम ऐसा नहीं बोल सकती, मायरा और मैं इतनी क्लोज नहीं है, मगर फिर भी मुझे पता है कि वह इतनी बुरी नहीं है और उसके अलावा उसकी आदर्श अंकल से भी तो कोई दुश्मनी नहीं है, वह क्यों उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगी? जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमें उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने का एक मौका तो देना चाहिए। अनाहिता की बात सुनते ही मायरा जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाने लगी। वह सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, उसे शनाया की करनी सबको बताना चाहती थी। शनाया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अनाहिता हमारी फैमिली मैटर से दूर रहो, यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। लेकिन आदर्श जी ने ना में सर हिलाया और कहा, अनाहिता ठीक कह रही है, वह हमारी रिलेटिव है, इसलिए हमें अब इसे अपनी एक बात रखने का मौका तो देना ही होगा। बॉडीगार्ड उसके मुंह से कपड़ा हटाओ ताकि वह बोल पाए। इस बार शनाया उस बॉडीगार्ड को रोक पाती, उससे पहले ही उसने मायरा के मुंह से कपड़ा निकाल दिया था और कपड़ा निकलते ही मायरा जल्दी से चिल्लाई, आदर्श अंकल शनाया थी जिसने यह सब किया था। मेरे डैड ने मुझे आश्रम भेज दिया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आप वापस आ गए हैं या नहीं। यह ड्रेस उसने मुझे भिजवाई थी, शायद वह ही आपको मारना चाहती थी। क्या कहा तुमने अभी अभी? भले ही आदर्श जी ने सवाल मायरा से पूछा था, लेकिन उनकी गुस्से भरी आंखें शनाया को देख रही थी। शनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून जम गया है और डर के मारे उसने एक कदम पीछे ले लिया। डैड मेरी, आदर्श जी ने उसकी बात बीच में रोकते हुए गुस्से में कहा, मुझे डैड मत को बोलो, क्या मायरा सच कह रही है? क्या तुम ही थी वह जिसने यह ड्रेस तैयार करवाई थी?
शनाया ने डर के मारे जल्दी जल्दी ना में सर हिलाया। उसने अपने डैड को इतना गुस्सा पहली बार देखा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी क्रिमिनल से सवाल जवाब कर रहे हो। वह किसी भी कीमत पर अपनी गलती नहीं मानने वाली थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 100 विनोद आया शनाया से मिलने। अब तक अपनी सुना कि आदर्श जी ठीक होने के बाद पार्टी कंटिन्यू करते हैं और अनाहिता जानबूझकर उन्हें मायरा के बारे में याद दिलाती है, और जब मायरा सच्चाई बताने वाली होती है तो शनाया बहुत डर जाती है। अब आगे। शनाया बहुत डरी हुई थी। आदर्श जी को उसने पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह किसी भी कीमत पर अपनी गलती नहीं मान सकती थी, वरना पता नहीं आदर्श जी उसके साथ क्या करेंगे। उसने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया और बिना किसी की नजर में आए जोर से अपने ही पैरों पर नाखून मारे, जिस दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने कहा, डैड क्या आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मायरा मल्होत्रा परिवार के सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। भले ही रिश्ते में वह आपकी भतीजी हो, लेकिन आप उसकी साइड लेकर अपनी बेटी पर शक नहीं कर सकते। उसकी बात सुनते ही मायरा ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, मैं अडोप्टेड नहीं हूँ, मैं मेरे डैड की बायोलॉजिकल बेटी हूँ। उसके अचानक ऐसे कहने से शॉक होकर शनाया और आदर्श जी चुप हो गए। अनाहिता जो यूजुअली हमेशा शांत रहती थी, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वह इसलिए नहीं क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि हिमेश मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी मायरा है। उसे वह तो यह सोच पहले से ही जानती थी, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मायरा ने हिमेश मल्होत्रा और अनीता का इतना बड़ा राज सबके सामने चिल्लाकर कह दिया। यह बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला है। जब मायरा ने यह रिवील किया कि वह हिमेश मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी है, इसका मतलब मायरा साफ तौर पर यह कह रही है कि हिमेश मल्होत्रा ने उसकी मॉम के डैड से पहले ही अनीता के साथ मिलकर उसकी मॉम को चीट किया था। अनाहिता एक डेविल स्माइल के साथ उन्हें देखती रही। मायरा ने अनीता की अकल का 1% भी नहीं पाया था, बल्कि वह हिमेश मल्होत्रा की तरह जल्दी ही गुस्से में पागल हो जाती थी। आज तो एक ही तीर से 2 शिकार होने वाले थे। 2 मिनट के बाद अनाहिता ने मायरा की बातों पर यकीन न करने का नाटक करते हुए कहा, मायरा तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें आंटी अनीता ने गोद लिया था, तुम कैसे यह बात कह सकती हो कि तुम डैड की बायोलॉजिकल बेटी हो? मैं हूँ, मायरा ने अपना सर ऊंचा करके कहा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम लोग टेस्ट करवा सकते हो। उसकी यह बात सुनकर अनाहिता बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुई थी। क्या मायरा, क्या इस वक्त यह सब बोलना जरूरी था? क्या इस बात का मेन पॉइंट ही नहीं था कि उसने यह ड्रेस क्यों पहनी? वह क्यों सबके सामने यह बात मनवाने के लिए तुली हुई है कि वह हिमेश मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी है? अब मायरा की बेवकूफी अनाहिता के बहुत काम आने वाली थी। अनाहिता काफी एक्साइटेड थी। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान थे, इसलिए यह बात तो पक्की थी कि यह बात हाई सोसाइटी में आग की तरह फैल जाएगी, और अनाहिता यह सोच कर खुश हो रही थी कि जब हिमेश मल्होत्रा को इस बारे में पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन उसने अभी भी अपने एक्सप्रेशन वैसे ही रखे और कहा, मायरा यह वक्त बकवास करने का नहीं है, जल्दी बताओ ड्रेस के बारे में। उसकी यह बात सुनकर मायरा को याद आया और उसने आदर्श जी की तरफ मुड़कर कहा, आदर्श अंकल मैं सच बोल रही हूँ, मैं इतने दिनों से आश्रम में रह रही थी और आज ही वापस लौटी हूँ। इसके पास मेरे बहुत सारे गवाह हैं। अगर आपको इस बारे में पता लगवाना है आप पता करवा सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करवा कर आप यह भी पता कर सकते हैं कि यह ड्रेस आई कहाँ से। आदर्श जी अभी तक इसी बात से बाहर नहीं आए थे कि मायरा हिमेश मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी है, इसलिए थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने अनाउंस किया, मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। डैड, शनाया ने अपनी मुठिया कशी और एक झुट के साथ सामने आई। डैड मैंने आना है, मेरा मतलब मायरा को यह ड्रेस भेजी थी, लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि वह ड्रेस व्हाइट कलर की थी। मुझे फंसाने के लिए किसी ने जरूर ड्रेस चेंज कर दी। यह कहते हुए वह अनाहिता को देख रही थी। अपनी जान बचाने की वजह से आदर्श जी को अनाहिता पर बहुत भरोसा था, और उसके अलावा वह कोई ऐसा कारण नहीं सोच पा रहे थे जिसकी वजह से अनाहिता ऐसे करें। इसलिए उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, मैं इस मामले की खुद इन्वेस्टिगेशन करूंगा और उसके जड़ तक जाऊंगा। मायरा अपने घर कपड़े बदलो और घर वापस जाओ। शनाया तुम भूल जाओ, जब तक मैं इस सारे मामले का सच नहीं पता कर लेता तब तक हमें इस बात को यहीं छोड़ देना है। आखिर में आदर्श जी ने मायरा की बातों पर ना भरोसा करने का फैसला किया। आफ्टर शनाया उनकी बेटी थी, वह सिर्फ मायरा के कहने पर इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि उनकी खुद की बेटी ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने मन बना लिया था कि वह पूरा मामला जानकर ही रहेंगे। उनकी पूरी बात सुनकर शनाया ने एक राहत की सांस ली। अब कम से कम उसके पास अपनी गलती को छुपाने का वक्त था ताकि वह दोष किसी और के ऊपर डाल सके, और वहीं दूसरी तरफ मायरा भी थोड़ी शांत हो गई कि कम से कम अब उस पर किसी चीज का इल्जाम नहीं लग रहा है।
लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने के बाद भी मायरा पहले अपनी ही कही हुई बात का क्या नतीजा हो सकता है, उसके बारे में सोचकर डर रही थी। बॉडीगार्ड ने मायरा के हाथ खोले और उसे वहां से लेकर चला गया। पार्टी एक बार फिर से शुरू हो गई। जब आदर्श जी और मायरा बातें कर रहे थे तो वहां पर ज्यादा मेहमान नहीं थे, इसलिए ज्यादातर लोगों ने मायरा की बातें नहीं सुनी थी। अनाहिता ने अरोड़ा मेंशन के ही एक हाउसकीपर को पैसे देकर यह सारी बातें मेहमानों में फैलाने के लिए कह दी थी कि मायरा हिमेश मल्होत्रा की बायोलॉजिकल बेटी है और मायरा को वह ब्लैक ड्रेस शनाया ने खुद भेजी थी। पार्टी में आए हुए सारे मेहमान आज रात जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में काफी खुश होकर और एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे। आज की पार्टी की स्टार शनाया को सबने इग्नोर कर दिया था, लेकिन हालात तब खराब हो गए जब शनाया ने अपने कानों से उसी के बारे में घोषित करते हुए और बुराई करते हुए कई मेहमानों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें इग्नोर करने और ऐसा नाटक करने की कि उसने कुछ नहीं सुना उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, वरना वह सारे मेहमान उसके बारे में कोई और नहीं अफवाह फैलाना शुरू कर देंगे। सारे लोगों की बातें सुन सुनकर शनाया का उस पार्टी में दम घुटना लगा, इसलिए जब कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था तो एक ताज़ी हवा लेने के लिए वह घर से बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, एक ब्लैक टक्सीडो, ब्लैक ओवरकोट और ब्लैक हैट पहने हुए आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शनाया के एक्सप्रेशन बिगड़ गए और उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह उस आदमी से आंखों ही आंखों में उसका रास्ता रोकने का कारण पूछ रही हो। आदमी ने अपनी हैट हटाई जिससे उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखने लगा। शनाया ने उस आदमी को नहीं पहचाना और वह उस आदमी से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका मूड पहले से ही बहुत खराब था। उसकी बर्थडे पार्टी अनाहिता की सक्सेस पार्टी बन चुकी थी, लेकिन उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस अरोड़ा। उसकी बात सुनकर शनाया हैरान हो गई और उसने कहा, तुम वही आदमी हो ना जिसने मायरा की मॉम अनीता के बदले मुझे कांटेक्ट किया था। इतना कहने के बाद उसने आसपास देखा तो सामने ही उसे अनाहिता किसी से मुस्कुराकर बात करते हुए दिखी और जब उसने यह महसूस किया कि अनाहिता ने इस मिस्टीरियस मैन को नोटिस नहीं किया तब उसने एक गहरी सांस ली और उस आदमी की तरफ मुड़कर बोली, चलो यहाँ से गार्डन में बात करते हैं। इतना कहकर शनाया बैकयार्ड की तरफ चली गई और वह आदमी शनाया के पीछे पीछे जाने लगा। उनके जाते ही अनाहिता ने ध्यान से दरवाजे की तरफ देखा। उसने उस आदमी को नोटिस कर लिया था और हैट उतारने पर उसकी चेहरा भी देख लिया था। अगर वह गलत नहीं है तो वह विनोद था, अनीता का लवर। यह सब सोचते ही अनाहिता के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मिस मल्होत्रा, मल्होत्रा, किसी ने उसका नाम पुकारा और फिर उसकी नजरों का पीछा करते हुए पूछा, आप कहाँ देख रही हैं? कुछ नहीं, अनाहिता ने फिर से उस मेहमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, बस मुझे ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है। बारिश? वह मेहमान कंफ्यूज हो गया और उसने कहा, मौसम तो इतना अच्छा है, आपको कैसे लगा कि बारिश हो सकती है? अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि आज आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, यह बात तो सही है, आसमान में तारे नहीं है। मेहमान ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके अलावा मुंबई शहर के बारे में यह कहा जाता था कि मुंबई शहर कभी नहीं सोता, इसलिए रात में वहां पर तारे ना दिखे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रात का अंधेरा और ज्यादा लाइटिंग ना होने की वजह से धीमी रोशनी में बैकयार्ड सीक्रेट बातें करने के लिए ठीक जगह थी। उस आदमी ने इस बार फिर अपना हैट उतार दिया। तब शनाया को उसके सामने एक काफी हैंडसम आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। भले ही उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन कोई भी उसे देखकर यह बता सकता था कि अपने जवानी के दिनों में वह काफी हैंडसम रहा होगा। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक चोट लगने का निशान था। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस अरोड़ा, मेरा नाम विनोद है, मैं अनीता मैम का असिस्टेंट हूँ तो और यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। थोड़ी देर पहले ही शनाया ने इतनी बेइज्जती सही थी, लेकिन वह अभी भी काफी एरोगेट थी। उसने गुस्से में बहुत ही रूड टोन में कहा, तुम मेरी मदद करना चाहते हो? मायरा की मॉम अनीता को भी आश्रम भेज दिया गया है, तुम्हारे जैसा मामूली सा असिस्टेंट मेरी क्या मदद कर सकता है? मुझे क्या करना है और क्या नहीं कि मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। आज तक मैंने तुमसे मदद इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि मैं किसी के शक के दायरे में नहीं आना चाहती थी, पर नहीं किसी तरह की मुसीबत चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद संभाल लूंगी, तुम जा सकते हो। विनोद ने उसे देखकर जवाब दिया, मिस अरोड़ा, मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। अगर तुम मेरे प्लान के हिसाब से चलती तो चीजें इस तरह से नहीं बदलती। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। किसे पता था कि वह बेवकूफ मायरा वह ड्रेस पहनकर आ जाएगी? पागल है, एक नंबर की हो वह, हमेशा ही किसी ना किसी बेवकूफी की वजह से मेरा प्लान खराब करते रहती है, शनाया ने जल्दी से गुस्से में कहा। विनोद अनीता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उससे मायरा से भी उतना ही प्यार था और जैसे ही उसने शनाया के मुंह से मायरा की बेइज्जती सुनी उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने गुस्से में कहा, मिस अरोड़ा, क्या आपको सचमुच लगता है कि यह एक एक्सीडेंट था या फिर कोई इत्तेफाक की मायरा नहीं वही ड्रेस पार्टी में पहन कर आई जो आपने अनाहिता के लिए भिजवाई थी, वह भी आश्रम से लौटने के पहले ही दिन?
उसकी बात सुनकर शनाया कुछ देर के लिए सोचने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 101 खतरनाक प्लेन। अब तक आपने सुना कि किसी तरह शनाया बच जाती है और आदेश जी मायरा को वहां से भेज देते हैं, और उसके बाद समय है जब इन सब से परेशान होकर बाहर जा रही होती है तो उसे विनोद मिल जाता है। अब आगे शनाया का सवाल सुनकर विनोद ने कोल्डली जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मिस अरोड़ा अपने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। यह सब अनाहिता का प्लान का हिस्सा था। वह पहले ही जान गई थी कि आपने जो वो ड्रेस भिजवाई है वह उसका एक प्लान है, एक सेटअप है। उसकी बात सुनकर ने अपने लिप्स बाइट कर लिए। उसने भी पहले यही सोचा था कि यह सब अनाहिता का ही प्लान है, लेकिन वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अनाहिता उससे ज्यादा समझदार है और उसने उसे हरा दिया। अब जब विनोद ने डायरेक्टली यह बातें रिवील कर दी तो यह उसके लिए काफी इम्बैरेसिंग था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से में कहा, ओके मैं मानती हूँ यह मेरी गलती है जो मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, तो क्या मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, मैं उससे एक दिन बदला लेकर ही रहूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके डैड को आप पर शक हो गया है। अगर फ्यूचर में आपने चीजों के ऐसे ही हैंडल किया तो मुझे डर है कि आप काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी अनाहिता को नुकसान पहुंचाने से पहले ही। उसकी बात सुनकर शनाया ने अपनी मुठिया कस ली और उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। उसने अपने लिप्स को और तेजी से बाइट किया और सीरियल देखते उसने पूछा, ठीक है फिर तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है? विनोद ने उसकी तरफ देखा और कोल्डली जवाब दिया, हम अपने ओरिजिनल प्लान पर आएंगे, उसके हिसाब से ही चलेंगे। अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो वह हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन आज वह पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सब उससे मिरेकल डॉक्टर कह रहे थे। शनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। तो विनोद ने अपने सर ऊंचा करते हुए कहा, जब कोई अपने जिंदगी के हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहां से गिरने पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और यकीन मानिए मिस अरोड़ा जी एक्शन लेने का सबसे बेस्ट चांस है। लेकिन फिर भी शनाया तैयार नहीं हुई और उसने कहा, लेकिन इन सब में विकी की रेपुटेशन को भी अफेक्ट होगा। विनोद हंसा और उसने कहा, एक आदमी के लिए इस तरह के स्कैंडल में इन्वॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब तो उसकी रेपुटेशन को और बढ़ा देगा। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि विकी अनाहिता को अलग तरीके से देखता है? मुझे तो पक्का यकीन है कि उसे बस एक मौके की तलाश है। तुम सोच लो, क्या तुम इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोना चाहती हो? अब शनाया थोड़ा बहुत समझने लगी थी। उसने कहा, ठीक है फिर तो प्लान को आगे बढ़ाते हैं। जो फोन कॉल के दौरान सामान तुमने मुझे बताया था वह कहाँ है? मुझे दे दो। विनोद ने अपने बैग से एक अरोमा डिफ्यूजर निकाला और उसे देते हुए कहा, इस चीज को वहां पर जलाना जहां पर हमने डिसाइड किया था। उस अरोमा डिफ्यूजर को देखकर शनाया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यही वो चीज है? इस तरह का एक अरोमा डिफ्यूजर कैसे मेरी मदद करने वाला है? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम मुझे एक तरह का ड्रग दोगे जो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स पैदा करेगी जिसके कारण वह खुद ब खुद किसी लड़के को करीब चली जाएगी? विनोद ने अपनी एक आईब्रो उठाई और कहा, हाँ मैं वही तुम्हें देने वाला था, लेकिन अनाहिता का मेडिकल बैकग्राउंड है इसलिए शायद वह हमारे ड्रग के बारे में समझ जाए। लेकिन जब मैं अब्रॉड में उस ड्रग को लेने गया था तो मुझे उससे भी कोई ज्यादा इफेक्टिव चीज मिल गई, वही चीज जो मैंने अभी अभी तुम्हें दी है। इसमें ना कोई कलर है, ना कोई टेस्ट है, और ना ही इसी तरह की अलग खुशबू है, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर पता भी चल जाए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और उसके अलावा जिसने इस अरोमा डिफ्यूजर को बनाया है उसके अलावा कोई भी इसे सॉल्व करने का रास्ता नहीं जानता। विनोद की सारी बातें सुनने के बाद शनाया के हाथ की पकड़ उस सामान पर मजबूत हो गई। उसे इस तरह डरा हुआ देखकर विनोद ने कहा, डरिए मत मिस अरोड़ा, जब तक इसे जलाया ना जाए तब तक यह काम नहीं करता है। तब जाकर शनाया रिलैक्स हुई और उसने कहा, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि यह उस हार्मोनल इंक्लूडिंग ड्रग की तरह ही काम करेगा? विनोद ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं यह अलग तरीके से काम करता है। न सिर्फ यह इंसान के अंदर की सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है, बल्कि इसकी स्मेल से सामने वाले इंसान को यह भ्रम होने लगता है कि उसके सामने खड़ा इंसान वही है जिसे वह प्यार करता है। एक बार ड्रग काम कर जाए उसके बाद सब खत्म। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अरोमा डिफ्यूजर के अंदर सिर्फ ड्रग का थोड़ा सा पार्ट है, जिससे एक बार इसे जला देने के बाद यह एक नॉर्मल अरोमा डिफ्यूजर ही रह जाएगा और कोई प्रोफेशन, लेबोरेटरी या फिर इंस्टीट्यूशन के जांच के बाद भी उसका किसी तरह का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। विनोद की पूरी बात सुनते ही शनाया के आंखों में चमक आ गई। उसकी बातों का मतलब साफ था कि एक बार यह ड्रग अनाहिता के ऊपर असर दिखा दे, उसके बाद कितनी भी जांच करने पर किसी को इसका कोई सबूत नहीं मिलेगा और ना ही शनाया के ऊपर कोई इल्जाम आएगा। यही तो वह चाहती थी। विनोद ने उसे एक गोली दी और बताया कि यह विक्की को खिला दी जाए, यह उसका इलाज है।
अब मुझे पता है कि क्या करना है। चिंता मत करो, इस बार वह बचने नहीं वाली है। मैं सबके सामने पार्टी में लाइव इस सीन को दिखाऊंगी। तुम बस देखो और इंतजार करो कि अनाहिता का कैसे तमाशा बनता है। शनाया की बात सुनकर विनोद ने कुछ देर सोचा और फिर शनाया को मना करते हुए बोला, यह हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और इस तरह लाइव सब कुछ दिखाने से सबका शक तुम्हारे ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम इस तरह की कोई हरकत ना करो। इस लाइव फुटेज को दिखाने के लिए मेरे पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैं सबसे यह कह दूंगी कि मैंने अपने घर का नया इंटीरियर करवाया है और मैं वह सबको दिखाना चाहती हूँ। अनाहिता को देखने के बाद भी सबको यही लगेगा कि यह एक इत्तेफाक है। वेल, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना सब चीजें राइट टाइमिंग पर होनी चाहिए। इस बार यह मौका बर्बाद नहीं हो सकता। मैं समझ गई, उसने ने जवाब दिया और वह अरोमा डिफ्यूजर अपने पर्स में रख लिया और वापस जल्दी से मेंशन के अंदर चली गई। जो शनाया पार्टी से निकलकर गुस्से में गई थी और जो शनाया वापस आई थी, उन दोनों इंसानों में जमीन आसमान का फर्क था। वापस आने के बाद वह मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से सारे मेहमानों से बात करी थी जैसी पार्टी की शुरुआत में वह थी। मुझे लगता है कि वह सारी अफवाहें गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह क्यों अपने ही फादर को हार्म करने की कोशिश करेगी? और उसके अलावा अगर मिस्टर और अरोड़ा की मौत भी हो जाती है तो इससे शनाया को क्या फायदा होगा? सारे मेहमान एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे। मैं भी तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे अरोड़ा परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए हो। वह मिस्टर अरोड़ा की इकलौती बेटी है। मिस्टर अरोड़ा का जो कुछ भी है सब कुछ फ्यूचर में उसे ही मिलेगा। उसके पास ऐसी हरकत करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, शायद हमने उसे गलत समझ लिया। मैं जा रहा हूँ उससे बात करने, आफ्टर उसका बर्थडे है। शनाया के सिर्फ एक छोटे से चेंज ने शायद से मेहमानों का ध्यान फिर से उसके ऊपर खींच लिया और वह फिर से पार्टी की जान बन गई। अभी दूसरी तरफ अनाया शांति से एक डेविल स्माइल के साथ शनाया को ऑब्जर्व कर रही थी। उसने पूरे हॉल में आसपास नजर घुमाकर देखी और विनोद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे पार्टी वालों में वह कहीं नहीं था और उसके अलावा सारी चीजें अपनी जगह पर थी। ठीक उसी वक्त कुछ प्रोफेशन सेफ एक बड़ा सा केक लेकर वहां आए। वाओ, कितना खूबसूरत है। शनाया, तुम वहां क्या कर रही हो? यहाँ आओ और केक कट करो। भीड़ ने खुश होकर शनाया को बुलाया। शनाया भी मुस्कुराते हुए भीड़ से होते हुए केक के पास जाकर खड़ी हुई। केक पर कैंडल जल रही थी और हल्क लाइट डिम कर दी गई थी। कैंडल्स बुझाने पर सबने उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया, लेकिन शनाया के दिमाग में बस एक ही प्लान चल रहा था, कैसे उसे अनाहिता को फंसाना है। जब भीड़ उसे केक कट करने के लिए कह रही थी तो उसने पास में खड़ी अनाहिता को देखा और नाइफ उसकी तरफ बढ़ा दी। एक मासूम बच्चे की तरह अनाहिता कंफ्यूजन में उसे देख रही थी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शनाया मन ही मन चिढ़ गई, लेकिन ऊपर से उसने उसका एहसान मानते हुए कहा, तुमने मेरे डैड की जान बचाई है, मैं यह कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए तुम्हें यह केक कट करना चाहिए। अनाहिता ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया और कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे के दिन में केक कैसे कट कर सकती हूँ? मुझे लगता है यह तुम्हें खुद ही करना चाहिए। लेकिन शनाया ने नाइफ उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा। आज तुमने मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तुम्हें यह केक कट करो। इतना कहकर अनाहिता को पकड़ कर केक के सामने ले आई, लेकिन अनाहिता बिल्कुल हैरान हुई, फिर पैनिक नहीं कर रही थी। उसे अब लगने लगा था कि यहीं से विनोद का प्लान शुरू होने वाला है। क्या उसे केक कट करना चाहिए या फिर नहीं? वहीं उसने मन ही मन ठान लिया कि वह भी उन्हीं के साथ नाटक जारी रखेगी ताकि वह जान पाए कि असलियत में उनका प्लान है। तभी अनाहिता ने अपने पीछे से शनाया की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो वह उसकी तरफ गिर रही थी। केक ठीक अनाहिता के पीछे था। अनाहिता आसानी से इसे अवॉइड कर सकती थी और साइड हट सकती थी, जिससे शनाया जाकर सीधा केक में गिरती, लेकिन अनाहिता ने ऐसे नाटक किया जैसे शनाया की अचानक गिरने से वह हैरान हो गई और उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला और वो पीछे की तरफ गिर गई। लेकिन उसने टेबल का कोना पकड़ लिया, जिससे वह पूरी तरह के केक ऊपर नहीं गिरी और सिर्फ उसका ड्रेस का एक हिस्सा केक के ऊपर लग गया। अनाहिता, क्या तुम ठीक हो? शनाया ने झूठा नाटक करते हुए उसका हाथ पकड़कर पूछा। जल्दी से भीड़ के लोग आगे आ गए और पूछने लगे, डॉक्टर अनाहिता, क्या आप ठीक है? डॉक्टर अनाहिता, आपकी ड्रेस खराब हो गई है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जब शनाया ने देखा कि भीड़ में खड़े लोग कैसे अनाहिता को खुश करने की कोशिश कर रहा है तो फिर और गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और माफी मांगते हुए बोली, यह सब मेरी गलती है, मैंने आज हाई हील्स वाली सैंडल पहनी थी जिसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया। अनाहिता, मैं तुम्हें ऊपर ले उसे चलती हूँ और तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। शनाया के एक्सप्रेशन इतनी सिंसियर थे कि सबको यही लग रहे थे। कुछ लोगों ने उसे ध्यान से चलने के लिए कहा, लेकिन किसी को यह डाउट नहीं हुआ कि वह जानबूझकर अनाहिता के ऊपर गिरी। अनाहिता ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, श्योर।
आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 102 विकी। अब तक आपने सुना शनाया और विनोद मिलकर प्लान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में वह लोग अनाहिता की ड्रेस गंदी कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अनाहिता को उनके प्लान का अंदाजा पहले से ही लग चुका है। अब आगे। जब अनाहिता ने मुस्कुराकर शयोर कहा तो शनाया को उसकी मुस्कुराहट देखकर अपने रीढ़ की हड्डी तब ठंडक महसूस हुई। उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं अनाहिता ने कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया, लेकिन फिर उसने खुद को यह सोचकर बना लिया कि वह ज्यादा सोच रही है, अनाहिता को उस पर शक नहीं हुआ होगा। शनाया ने अपने चेहरे पर वही सेम गिल्टी वाले एक्सप्रेशन बनाए रखे और अनाहिता को ऊपर लेकर जाने लगी। इस छोटे से इंसिडेंट से किसी को कोई शक नहीं हुआ और अनाहिता के ड्रेस और हाथ पर केक लगा हुआ था, इसीलिए वह शनाया के पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर गेस्ट रूम में पहुंची। शनाया ने दरवाजा खोलकर कहा, यह गेस्ट रूम है और बाथरूम अंदर की तरफ है। तुम जाकर अपनी ड्रेस को साफ करो और तुम्हारे हाथ पर जो केक लगा है उसे भी साफ करो, मैं जब तक तुम्हारे पहनने के लिए नए कपड़े ले आती हूँ। ठीक है, अनाहिता ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चली गई। उसके बाद शनाया अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ रूम से बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने कस के अपने पर्स में उस अरोमा डिफ्यूजर को पकड़ा हुआ था। शनाया ने यह पहले यहाँ नहीं रखा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह पहले ही इसे जला देगी तो अनाहिता के साथ साथ वह भी उस ड्रग के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। इसीलिए वह तब तक इंतजार करती रही जब तक अनाहिता बाथरूम में ना चली गई। बाथरूम में जब शनाया को पानी गिरने की आवाज आने लगी, उतनी जानबूझकर इस रूम को चुना था क्योंकि यह रूम घर के बाकी रूम की तरह साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए वह अंदर क्या हो रहा है वह साफ साफ सुन सकती थी। जैसे ही उसने पानी की आवाज सुनी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे जो कंफर्मेशन चाहिए था वह मिल जाने के बाद वह जल्दी से कपड़े लेने के लिए भागी। सिर्फ 4 सेकंड में वह कपड़े लेकर गेस्ट रूम में वापस आ गई, लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो कमरे में खड़ी अनाहिता को देखकर वह इतना हैरान हो गई कि कपड़े उसका हाथ से ऑलमोस्ट छूटकर गिरने वाले थे। अनाहिता उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी, वह इंतजार कर रही है क्या उसने उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। लेकिन शनाया को अभी भी पानी की आवाज आ रही थी। उसने अपनी नजर घुमाकर बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम का दरवाजा पूरा खुला था और अंदर नल चालू था। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए शनाया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तब अनाहिता ने पूछा, क्या हुआ शनाया, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं शनाया इतना कंफ्यूज थी कि उसे पता ही नहीं था तुझे क्या कहना है, लेकिन फिर उसने एक फोर्स स्माइल के साथ पूछा, तुम्हें यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें शावर नहीं लेना? तुम्हारे हाथ गंदा हो गया है और जब तुम्हें हाथ दरवाजे पर खड़ी हो तो अंदर से पानी गिरने की आवाज क्यों आ रही है? सच्चाई तो यह थी कि वह अनाहिता से यह पूछना चाहती थी कि क्या उसे उसके प्लान के बारे में पता चल चुका है। क्या अंदर के गीजर से पानी गर्म होने में वक्त नहीं लगेगा? मैं जब गांव में थी तो वहाँ का गीजर पानी गर्म करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगाता था, अनाहिता ने इनोसेंट स्माइल के साथ कहा। शनाया ने गौर से उसका चेहरा देखा, यह जानने के लिए कि वह सच बोल रही है या नहीं, लेकिन जब उसे अनाहिता के एक्सप्रेशन से कुछ अलग नहीं लगा तो वह शांत हो गई। उसी मन ही मन कहा, इसीलिए पानी अंदर बह रहा है और यह बाहर है। इस गांव की गवार को पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। गर्म पानी जल्दी ही आ जाता है। तभी अनाहिता ने आगे कहा, और मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए कुछ साफ कपड़े लेने गई हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजार करके शावर लेने जाने से पहले कपड़े लेने का इंतजार किया। जैसे ही ज्यादा शनाया ने अनाहिता की एक्सप्लेनेशन सुनी, उसका सारा सब खत्म हो गया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने अनाहिता को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली हमारे घर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगी हुई है, इसलिए तुम्हें गर्म पानी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने हैरानी से कहा, ओ ऐसी बात है, कितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट, मेरे गांव में ऐसा नहीं था और ना ही मल्होत्रा मेंशन में ऐसा है। शनाया कभी भी मल्होत्रा मेंशन में इतनी देर नहीं रुकी थी कि उसे शावर लेने की जरूरत पड़े, इसलिए उसे नहीं पता था कि अनाहिता झूठ बोल रही है या नहीं। उसने पूरी अनाहिता की बात सुनी तो उसने मन ही मन अनाहिता के साथ साथ मल्होत्रा परिवार का भी मजाक उड़ाया, वो लोग कितने गरीब है। ठीक है, फिर तुम शावर ले लो। क्या यह सब खत्म होने के बाद तुम केक खाना चाहोगी? मेरे डैड में शावर लेकर फ्रेश हो चुके होंगे और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि उनके पास तुम्हारे लिए एक अच्छा बड़ा सा सरप्राइज होगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि तुम उनको मना नहीं करोगी क्योंकि तुम यह डिजर्व करती हो, शनाया ने कहा। लेकिन मन ही मन वही सोच रही थी कि आज सबसे बड़ा सरप्राइज अनाहिता को वह देगी, जिंदगी भर के लिए शर्म और बेइज्जती। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी घुमा फिरा कर की गई बातों का मतलब अनाहिता ऑलरेडी समझ चुकी है और वह ऑलरेडी गैस कर चुकी है कि कौन सा बड़ा सरप्राइज उसे मिलने वाला है।
विनोद और शनाया दोनों ने ही छोटे छोटे क्लू छोड़े थे, जैसे गेस्ट रूम, अरोमा डिफ्यूजर और इस तरह अनाहिता के कपड़े गंदे करना। इन सब से अनाहिता को सारा प्लान समझ में आ गया था। उसे पता था कि वह लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लोग इस हद तक गिरेंगे वही नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी वह इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। अनाहिता ने प्यार से मुस्कुराकर शनाया को देखा और उसके हाथ से कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन बीच में ही रुककर उसने शनाया को देखकर कहा, आज बहुत सारे लोग घर में आए हैं और मुझे डर है कि कोई गलती से अंदर आ जाएगा, तो तुम क्यों ना मेरे लिए बाहर इंतजार करो, मैं अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती हूँ। जैसे ही शनाया ने अनाहिता की बात सुनी, उसके चिंता बढ़ने लगी। अगर वह अंदर से दरवाजा बंद कर देगी तो वह अपना प्लान आगे कैसे बढ़ेगी। जितना शनाया ने सोचा था अनाहिता उससे ज्यादा केयरफुल थी। जैसा शनाया ने प्लान किया था वैसे चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वह बहुत शांत थी। वह तब पैनिक करती जब सब उसके मुताबिक चलता, क्योंकि तब उसे जरूर शक हो जाता कि जरूर अनाहिता को पहले से उसके प्लान के बारे में पता चल गया है और वह उनके साथ खेल खेल रही है। शनाया ने खुद को शांत किया और डायरेक्टली अपने पर से वह अरोमा डिफ्यूजर निकालकर दरवाजे के पास टेबल पर रखा। उस अरोमा डिफ्यूजर को देखकर अनाहिता ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, क्या यह कैंडल है? शनाया, यहाँ तो इतनी सारी रोशनी है, तो तुम एक कैंडल क्यों जला रही हो? उसकी बात सुनकर शनाया ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया कि अनाहिता यह भी नहीं जानती कि अरोमा डिफ्यूजर क्या है, लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बहुत ही शांति से जवाब दिया, नहीं, यह कोई कैंडल नहीं है, यह एक अरोमा डिफ्यूजर है। जब उसे जलाया जाता है तो यह कमरे के अंदर की हवा को प्यूरिफाई कर देता है और खुशबू फैलाता है। यह गेस्ट रूम है तो यहाँ पहले भी कई लोग रह चुके हैं, तो मुझे डर है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई बदबू होगी, इसलिए मैं यह तुम्हारे लिए जला रही हूँ। तुम कितना सोचती हो शनाया। थैंक यू, मगर मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, अनीता ने मुस्कुराकर कहा। तो शनाया भी मुस्कुराए और उसने कहा, यह ठीक है, तुम्हें आदत नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके बदले मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। उसने एक लाइटर निकाला और उस अरोमा डिफ्यूजर को जला दिया। उसे जलाते ही शनाया ने अपनी सांस रोकने की कोशिश करके जल्दी से कहा, ऑल राइट, मैं जा रही हूँ, तुम शावर ले लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दरवाजा लॉक करने की जरूरत है, मैं बाहर खड़े होकर दरवाजे पर नजर रखूंगी। अनाहिता थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, फिर उसने जवाब दिया, ओके, मगर तुम प्लीज नजर रखना, यहाँ पर आज पार्टी में बहुत सारे मेहमान आया है, अगर कोई गलती से रूम में आ गया तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। शनाया ने अपनी सांस रुकी हुई थी और उससे अब और नहीं रोका जा रहा था। उसने जल्दी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर नजर रखती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। अनाहिता ने शनाया को जाते हुए देखा और ध्यान से बाहर की आवाजें सुनी। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि शनाया वहाँ से चली गई है तो वह जल्दी से खिड़की के पास गई और उसने खिड़की खोलकर कुछ ताज़ी हवा ली। उसने नोटिस कर लिया था कि अरोमा डिफ्यूजर को जलाते ही शनाया ने अपनी सांसें रोक ली थी, इसलिए उसने भी वही किया और अब तक अपनी सांस रुकी हुई थी। यह बात साफ थी कि उस अरोमा डिफ्यूजर के साथ ही कुछ गलत था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद अनाहिता ने फिर से अपनी सांस रुकी और उस अरोमा डिफ्यूजर के पास जाकर उसे बुझा दिया और उससे लेकर खिड़की के पास आ गई ताकि उसकी थोड़ी सी भी हवा रहता के अंदर ना पहुंचे। शुरू में अनाहिता को उसमें कुछ गलत नहीं लगा। वह अरोमा डिफ्यूजर पैराफिन वैक्स से बना हुआ था जो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर उसे उस अरोमा डिफ्यूजर के बीचों बीच एक छोटी सी सॉलिड चीज दिखाई दी। उसे देखते ही अनायत तुरंत समझ गई कि यह क्या है। उसने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ टूल्स निकाले और उस अरोमा डिफ्यूजर में से उस मिस्टीरियस ब्लू सॉलिड चीज को निकालकर उसे एग्जामिन करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता के रूम से निकलते ही शनाया दौड़ते हुए नीचे विकी को ढूंढने पहुंची। विकी मायरा और अनाहिता का कजन था, जबकि वह अरोड़ा परिवार के दूर के रिश्तेदारों में गिना जाता था। नीचे विकी उसे बार काउंटर पर बैठा डरीनक करता हुआ दिखाई दिया। विकी दिखने में बुरा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से उसके चेहरे पर जो पिंपल्स थे वह उसके लिए लुक्स को बुरा बनाते थे। वह एक एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से था, इसलिए उसकी सारी एजुकेशन मल्होत्रा परिवार और अरोड़ा परिवार ने स्पॉन्सर की थी और जैसे ही उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, अनीता की मदद से उसे मल्होत्रा ग्रुप में एम्प्लॉय के तौर पर हायर कर लिया गया। वह अपनी एबिलिटी के बल पर कंपनी में काम हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए कंपनी के लोग भी सिर्फ उसे उनके बॉस का एक रिश्तेदार ही समझते थे। अनीता ने उसे अनाहिता से छुटकारा पाने के लिए हायर किया था और उसे प्रॉमिस किया था कि एक बार काम हो जाने के बाद उसे मैनेजर बना दिया जाएगा। लेकिन विकी बहुत बुरी तरह फेल हो गया और जंगल में लगभग उसकी जान ही जाने वाली थी और उस इंश्योरेंस के बाद से अनीता ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी था। लेकिन जब आज उसने अनीता को फिर देखा तो वह अनाहिता को वो देकर हैरान हो गया।
एक गांव की गंवार लड़की से एक सुंदर मॉडल टाइप लड़की हो गई थी और उसके अलावा अब उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल स्किल्स भी थी। अनाहिता के ट्रांसफॉर्मेशन ने उसे खुद पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया था कि कुछ ही दिनों में एक गांव की गंवार लड़की इतना कैसे बदल सकती है, जबकि वह मुंबई शहर में ही पैदा हुआ और वही पला बढ़ा, लेकिन फिर भी वह महीने के 15,000 की नौकरी कर रहा है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। 103 अनाहिता ने चाल पलटी। अब तक आपने सुना कि शनाया अनाहिता को कमरे में लेकर जाती है और वह ड्रग वाला अरोमा डिफ्यूजर जला देती है, लेकिन अनाहिता को पहले से ही उस पर शक हो गया था, इसलिए शनाया के जाते ही वह उसे बुझाकर उसकी जांच करने लगती है। अब आगे विकी सोच रहा था कि वह कैसी एक गांव की गंवार लड़की से भी बदतर हो सकता है, क्यों अनाहिता को ही सब कुछ मिल रहा है। इसी सोच और उदासी के साथ वह अकेला बैठकर अपनी उदासी कम करने के लिए लगातार ड्रिंक किए जा रहा था। उसने एक और शैंपेन का गिलास लिया और जैसे ही उसे पीने वाला था, एक लंबे खूबसूरत हाथ में आकर उसे रोक दिया। कौन है यह? कौन है जो उसे रोकना चाह रहा है? विकी ने गुस्से में उस तरफ देखा तो उसे अपने सामने खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए पूछा, क्या बात है शनाया, क्या तुम्हारे डैड के साथ फिर कुछ हुआ है? शनाया को हमेशा लगता था कि विकी उसकी एक कजन की तरफ फिक्र करता है, लेकिन जब उसने विकी की ऐसी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो वह थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसे से लगने लगा जैसे वह चीजें इमेजिन कर रही है। उसने अपने ख्यालों को झटका और अपना गला साफ करते हुए बोली, मेरे डैड ठीक है, मैं बस यह तुमसे कुछ कहने आई थी। उसकी बात सुनकर विक ने सही से जवाब दिया, क्या बात है? क्या ऐसी कोई काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? तुम प्लीज मुझे बताओ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर शनाया और अनकंफर्टेबल हो रही थी, वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वह अपनी इन फीलिंग को अपने प्लान के रास्ते में नहीं आने देने वाली थी, इसलिए उसने विकी को एक बालकनी में लाया जहां कोई नहीं था। उसे इस तरह करता देखकर उसे विकी ने पूछा, क्या बात है शनाया? शनाया ने आसपास नजर घुमाई और जब उसे कंफर्म हो गया कि कोई आसपास नहीं है तो उसने पूछा, विकी क्या तुम्हें याद है कि अनाहिता कौन है? विकी ने हमें सर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स, क्या बात है? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? उसने ने ना में अपना सर हिलाया और अपना लिप्स बाइट करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने ओबरॉय परिवार के साथ मेरी शादी टुड़वा दी और मेरे प्यारे डॉग को भी मार दिया। क्या? विकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, जबकि दिल ही दिल में वह बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी खुशी को कंट्रोल में किया और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मैंने इस बारे में भी तो कुछ नहीं सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो शनाया, मैं उसे एक अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा। शनाया ने अपना सर उठाकर विकी को देखा और कहा, एक्चुअली उसे सबक सिखाने का मेरे पास अभी एक परफेक्ट मौका है, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विकी। शनाया एक सुपर मॉडल थी और मुंबई शहर की जानी मानी हाई सोसाइटी की लड़कियों में से एक, जिसका चेहरा भी काफी खूबसूरत था, इसलिए विकी जैसा लड़का उसे मना कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता था। यह सुनकर विकी ने डिटर्मिनेशन के साथ कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, भले ही किसी की जान क्यों न लेनी हो। शनाया को एक लगने लगा कि उसके आसपास विकी काफी अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है, इस वजह से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि विकी उसके आसपास होने पर कैसा बिहेव करता है, बस विकी से अपना काम निकलवाना चाहती थी। शनाया ने बहुत ही अच्छे से विकी को अपना प्लान समझाया। बातें खत्म होने के बाद अनाया के कहे अनुसार विकी छुपते छुपाते सेकंड फ्लोर पर उस रूम के बाहर पहुंचा जहां अनाहिता थी। उसने पहले ही हजारों तरीके सोच लिए थे अनाहिता से बदला लेने का, जैसे कि अनाहिता को किडनैप करवाकर उसे टॉर्चर करना या फिर उसे गुंडों के हवाले कर देना या फिर उसकी जान ले लेना, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शनाया का बदला लेने के प्लान में उसे अनाहिता के साथ सोना पड़ेगा। हालांकि विकी यह बात मानता था कि अनाहिता खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में तो कोई और ही बसा हुआ था, इसलिए उस पर अनाहिता की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं था। विकी दरवाजे के बाहर खड़ा था और वह दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसका दिमाग अलग अलग दिशा में भाग रहा था, इसलिए वह एक बात पर टिक नहीं पा रहा था। उसने अपनी मुठिया खोली, उसके अंदर एक गोली थी। शनाया ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि रूम में फैली हुई हवा उसे भ्रम पैदा करेगी, इसलिए उसे पहले ही यह दवाई ले लेनी है जिससे वह होश में रहे। उसने उसे बताया था कि सारी चीजें खत्म होने के बाद उसे अनाहिता को अपने ऊपर रख लेना है, जिससे देखने वाले को यही लगे कि अनीता ने उसे यह सब करने के लिए फोर्स किया है, ताकि उसके बाद वह पूरे मुंबई शहर में मजाक बन जाएगी। यह बहुत ही स्मार्ट और एक इफेक्टिव प्लान था, बिना मारे उसकी जिंदगी बर्बाद करने का, और उसके अलावा वह यही एक चीज शनाया के लिए कर सकता था। इसलिए विकी ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों की मुठियां कसते हुए रूम में एंटर हुआ।
लेकिन रूम में एंटर होते ही उसने हाथों में वह गोली नीचे फेंक दी क्योंकि उसे लगा कि वह इस गोली के मदद के बिना भी होश में रह सकता है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके दिल में सिर्फ शनाया है और वह शनाया के अलावा किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, और उसके अलावा वह यह भी जानता था कि शनाया उसकी कभी नहीं हो सकती क्योंकि उसे पता है कि वह शनाया के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने इतने सालों से अपने दिल में अपनी फीलिंग उसको दबा रखा था। जैसे ही वह रूम में आया उसे हवा में किसी अलग तरह की खुशबू का कोई एहसास नहीं हुआ। तभी उसे याद आया कि शनाया उसे बताया था कि इस ड्रग में कोई खुशबू नहीं है, लेकिन उसका असर अब तक अनाहिता पर हो गया होगा और अनाहिता यहीं कहीं बेहोशी की हालत में होगी। विकी ने पूरे रूम में अच्छे से देखा लेकिन पूरे रूम में कोई नहीं था। उसने बाथरूम में भी देखा लेकिन बाथरूम में भी कोई नहीं था, लेकिन जब वह बाथरूम में था तभी उसे बेडरूम से किसी की आवाज आई। जब वह बेडरूम में पहुंचा तो उसे बेड पर एक खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई दिखाई थी और उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वह काफी दर्द में है। विकी काफी देर तक वहीं खड़ा होकर उस लड़की की तरफ देखता रहा। उसके बाद वह बेड की तरफ पहुंचा। उसने ध्यान से अनाहिता का हाथ उसके चेहरे से हटाया, लेकिन विकी बुरी तरह हैरान हो गया। वहां पर वह लड़की अनाहिता ना होकर शनाया थी। वहां शनाया क्या कर रही थी? विकी ने जल्दी से शनाया को ठीक से बताते हुए धीरे धीरे से कंधों को हिलाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? विकी की बातें सुनकर शनाया हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देखने लगी। वह शनाया से पूछना चाहता था कि वह इस रूम में क्यों है, लेकिन अचानक उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शनाया, विकी धीरे से बोला और बेहोश होकर बेड पर गिर गया। अनाहिता ने विकी को साइड में धक्का दिया और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उठकर खड़ी हो गई। सच्चाई यही थी कि बेड पर लेटी हुई लड़की शनाया नहीं बल्कि अनाहिता ही थी। लेकिन विकी को यह भ्रम हुआ कि वह शनाया है। अनाहिता ने विकी की शरीर से अपनी गोल्ड निडल निकाल ली। काफी देर तक अनाहिता हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ विकी को देखती रही और फिर उसके चेहरे पर एक डेबिल स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, लगता है मेरे प्यारे कजन को शनाया पर क्रश है, इसीलिए अनीता ने जानबूझकर इसे चुना था। विकी एक आइडियल कैंडिडेट था क्योंकि वह किसी भी कीमत पर शनाया को धोखा नहीं देगा और उसके अलावा विकी उससे काफी नफरत भी करता है। आफ्टर ऑल अनाहिता ने उसे घने जंगल में लगभग उसकी जान ही ले ली थी। पूरे रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन अनाहिता की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। अगर वह कोई मामूली लड़की होती तो शनाया और अनीता मिलकर अब तक उसे टुकड़ों में काट चुकी होती, लेकिन किस्मत से वह थोड़ी ज्यादा समझदार थी। इत्तेफाक है या फिर अनाहिता की अच्छी किस्मत, उस अरोमा डिफ्यूजर में जो ड्रग डाला था वह कुछ सालों पहले अनाहिता ने ही इन्वेंट किया था। वह किसी और चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसी दौरान उससे यह जब गलती से बन गया था, लेकिन उसको कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद अनाहिता ने इतना परफेक्ट कर दिया था कि वह डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करने के लिए काफी इफेक्टिव था और उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में काफी मदद करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ यह इस तरह मार्केट में लीक हो गया है और अब लोग उसे अच्छाई की वजह बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। वह यह ड्रग जो उसने बनाया था उसका इफेक्ट काफी एक्सट्रीम था। इससे बड़े असरदार भ्रम होते थे कि कोई स्ट्रांग मेंटल हेल्थ वाला इंसान भी सच्चाई और भ्रम में फर्क नहीं पहचान पाता। गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ अनाहिता विकी को वहां से उठाने के लिए आगे बढ़ी। भले ही वह कितनी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसी के हम उम्र एक लड़के को उठाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अनाहिता के लिए राहत की बात यह थी कि विकी काफी पतला था। अचानक से अनाहिता के दिमाग में ख्याल आया कि विकी उसी का हाइट का है, जबकि रुद्राक्ष उससे काफी लंबा और मस्कुलर है। वह रुद्राक्ष को 1 इंच भी नहीं हिला पाती। लेकिन एक मिनट, अचानक से इस बारे सिचुएशन में उसके दिमाग में रुद्राक्ष का ख्याल कैसे आ गया? क्या इस ड्रग इफेक्ट को कम करने के लिए उसने जो दवाई ली थी वह अपना असर नहीं दिखा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह ड्रग लोगों के दिल की सच्ची फीलिंग को बाहर निकालता है और उसके मन में रुद्राक्ष के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अगर उसे ड्रग की वजह से भ्रम भी होने लगे तो उसे रुद्राक्ष का चेहरा नहीं दिखेगा। वह बस ज्यादा सोच रही है। यह सब सोचकर अनाहिता ने जल्दी से खुद को शांत किया और विकी को हटाना शुरू किया। अब जब खेल शुरू हो ही चुका है तो अनाहिता इन सब सोच में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ तो शनाया ने एक उसी की उम्र की लड़की को अपनी बातों में फंसाया और वह लड़की उसकी बातों में फंस गई और उनकी कन्वर्सेशन का टॉपिक शनाया के मेंशन में हुए नए रिनोवेशन पर शिफ्ट हो गया। यह वही लड़की तान्या थी जिसने राघव के घर में अनीता के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में उसी की बेइज्जती हुई थी। शनाया, मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिनों पहले ही अपने घर का रिनोवेशन करवाया है। तुम्हारे घर का रिनोवेशन होने के बाद उसका इंटीरियर डिजाइन काफी अच्छा दिखता होगा, है ना? अब जब यह तुम्हारे बर्थडे पार्टी है तो पार्टी खत्म हो जाने के बाद तुम पक्का हमें अपना घर दिखाने के लिए चलना। उस लड़की के मुंह से जो भी निकल रहा था वह सब एक सफेद झूठ था जो वह शनाया को खुश करने के लिए बोल रही थी।
उसकी बात सुनकर शनाया ने प्राउडली कहा, अब जब सब इंटीरियर डिजाइन को देखना ही चाहते हैं तो क्यों ना मैं अभी सबको दिखा दूं? मैंने हर एक रूम में सेफ्टी के लिए सर्विलेंस कैमरा लगवाया है। मैं किसी से कहकर प्रोजेक्टर मंगवा लेती हूँ तो हम सब मिलकर नया इंटीरियर देख पाएंगे। और मेरे घर के गेस्ट रूम का एक अलग ही यूनिक डिजाइन है। भले ही मैंने जिस डिजाइनर को हायर किया था वह काफी यंग था, लेकिन उसकी डिजाइन का कोई जवाब नहीं है। शनाया यह सब कुछ जानबूझकर कह रही थी और वह लड़की जानती ही नहीं थी कि वह शनाया के खेल का सिर्फ एक मोहरा है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मास्टरी गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी बनोस एपिसोड सुनना चाहते हो तो 100 से ज्यादा कमेंट आना चाहिए और हो सके तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर 5 से 6 बाजी तक 100 से ज्यादा कमेंट हो जाएगा तो बनोस एपिसोड अपलोड कर दूंगी। और हाँ दोस्तों, आप रोमांटिक स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप मेरी दूसरी चैनल पर सुन सकते हैं। डिस्कशन पर लिंक दिया हूँ। ओके बाय।